हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हम हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है, ताकि मुझे थोड़ा सा आगे काम करने का मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे किस तरह के है जो आपके लिए लेके आने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन चाहिए या फिर वन लाइनर। ठीक है, मेरे हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इससे आपको अच्छे से रिवीजन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बस और कुछ नहीं है। और आप वीडियो को पूरा देखा करें। अगर बीच में ऐड आते हैं तो आप उनको स्किप कर दिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो पूरी देखें आप। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। अपराजिता के लेखक कौन है? बिल्कुल फास्ट चलूंगी मैं आपसे, बस रिवीजन करना है हमें। अपराजिता, इसके लेखक कौन है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। किन तीन ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है? हालावाद के प्रवर्तक सभी जानते हैं, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है। ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी। और इन्हीं के ये तीनों ग्रंथ हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, ये तीनों के तीनों जो ग्रंथ हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी के ही हैं, और ये इन्हें हालावाद का धर्म ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि भी इन्हें कहते हैं। अधैर्य का कवि भी इनको कहा जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, अधैर्य का कवि भी इनको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अरुण यह मधु में देश हमारा, गीत प्रसाद जी के किस कृति में है? अरुण यह मधु में देश हमारा, ये गीत है। ये पूछा जा सकता है किसकी ये पंक्तियां है, किसका गीत है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नामक इनका जो नाटक है, चंद्रगुप्त क्या है? ये नाटक है, 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसी के अंदर ये जो गीत है वो गाया गया है, अरुण यह मधु में देश हमारा। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको पसंद भी आएंगे और आपके लिए यूजफुल पक्का रहने वाले हैं। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का अभिनय होता है नाटक में। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, ये चारों प्रकार आपको याद रखने हैं। अभिनय 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आगे चलते हैं। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? ये नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो ये सुरेंद्र वर्मा है। प्रेमचंद की कौन सी रचना है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो ये है सोजे वतन। ठीक है, सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया था, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय भक्ति के बारे में जो रचनाएं थी वो लिखी हुई थी। मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल, कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये मीराबाई की पंक्ति हैं। ठीक है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल, कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियो ताही कोटि बैरी, सम जदपि परम सनेही, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियो ताही कोटि बैरी, सम जदपि परम सनेही, ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की, इनको याद रख लेना है। और ये पंक्तियां इन्होंने मीराबाई को लिख करके ही भेजी थी। हिंदी साहित्य के कर्ण की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये रहीम दास को दी जाती है। आप जानते होंगे जो महाभारत के कर्ण थे, उन्हें उनकी दान प्रियता के लिए, दानशीलता के लिए जाना जाता है। कहते थे कि उस समय कर्ण के जैसा दानवीर कोई नहीं था। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का कर्ण किसे कहा जाता है? रहीम दास जी को, क्योंकि रहीम दास जी भी अपने समय के बहुत बड़े दानी थे, है ना। ये 36 लाख रुपए इन्होंने एक बार एक छप्पे पर गंग कवि को दे दिए थे। अलग अलग लोगों को इन्होंने बहुत जो पैसे थे वो लुटाए थे। हिंदी में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? हिंदी में सीधा सीधा भी पूछ सकते थे इसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में हुआ था। और 1850 से लेकर 1885 तक ये जीवित रहे। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि इनका निधन हो गया, ये भी याद रखना है। ठीक है, आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के कितने खंड बताए हैं? रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आधुनिक काल के इन्होंने कितने खंड बताए हैं? तो 2 खंड माने हैं, काव्य खंड और गद्य खंड।
ठीक है, काव्य खंड और गद्य खंड, ये दोनों खंड हैं जो आधुनिक काल के बताए हैं। आधुनिक काल को नव जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है, आधुनिक काल को नव जागरण की संज्ञा किसने दी है? नव जागरण काल की संज्ञा दी है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। और इन्होंने ही भक्ति काल को इन्होंने लोक जागरण की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? लोक जागरण। लोक जागरण की संज्ञा भी इन्होंने दी है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र किसके संपादन में निकला था? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र किसके संपादन में निकला? श्याम सुंदर सेन। और ये पत्र का नाम था समाचार सुधा वर्षन। ठीक है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र श्याम सुंदर सेन के संपादन में निकला था, समाचार सुधा वर्षन इसका नाम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को किस नाम से पुकारा है? तो ये साधु भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली का नाम दिया है साधु भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रथम खड़ी बोली की रचना किस नाम से लिखी थी? ये फूलों का गुच्छा। इनकी जो फूलों का गुच्छा रचना है, ये खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना कब की थी? तो ये 1873 ईस्वी में की थी। ठीक है, इन्होंने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी 1873 ईस्वी में। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1 लाख सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, बस सामने वाले को जो मेहनत कर रहा है आपके लिए उसको थोड़ा सा मोटिवेशन और खुशी मिल जाती है। ठीक है, तो आप इसको करने में बिल्कुल कंजूसी मत किया करो। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ठोको, ताकि आपके लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट है, डेली कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको यहाँ से मिल जाएगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो देश भाषा नाम दिया है। भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो ये 33 इन्होंने मानी है। ठीक है, भरत मुनि ने जो काव्य गुण है, काव्य गुणों की संख्या इन्होंने गुण कितने माने हैं? तो 10 माने हैं। ठीक है, ये कल का क्वेश्चन था। और संचारी भावों की संख्या 33 है। मणिकर्णिका नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? मणिकर्णिका नामक आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ठीक है, मणिकर्णिका आत्मकथा लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, बादशाह दर्पण, रामायण का समय, स्वर्ग में विचार सभा, ये सारे निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सारे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो जरूर। ठीक है, लेवी प्राण, ये इनके सारे निबंध है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये निबंध हैं, इनको आपको याद रख लेना है। कई सारे निबंध एक जगह पर ही हैं। पिंजरे में मैना 2008 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ये किसकी आत्मकथा है? तो चंद्रकिरण सोनरिक्शा। ठीक है, पिंजरे में मैना ये किसकी आत्मकथा है? चंद्रकिरण सोनरिक्शा की। लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा, ये 1997 ईस्वी में आई थी। आत्मकथा के लेखिका कौन है? तो ये कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है, कृष्णा अग्निहोत्री का क्या नहीं है? दिल लगता नहीं है, 1997। गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब, ये किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो ये रविंद्र कालिया ने लिखी है। ठीक है, गालिब छूटी शराब किसकी? शराब किसकी छूट गई? रविंद्र कालिया। ये आत्मकथा है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर विधा मैंने साथ में दे रखी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एक के साथ में एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए। पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, कफन, सौत, ये सारी कहानियां किसकी हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी के। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में 300 प्लस कहानियां लिखी थी। ठीक है, 300 से ज़्यादा इन्होंने कहानियां लिखी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा। नई कविता और अस्तित्ववाद, ठीक है, ये आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? तो ये रामविलास शर्मा जी का है। यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, इसको महाकाव्य माना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी का है। और सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि यदि मैं कामायनी लिखता, है ना, तो ये ग्रंथ उन्होंने लिखा है कि यदि अगर मैं कामायनी लिखता तो मैं कैसी लिखता, क्या क्या उसमें रखता। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी। साहित्य लोचन नामक आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? तो ये है श्याम सुंदर दास। ठीक है, साहित्य लोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है? मिश्र बंधु, और 1910 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी।
ठीक है। मिस्र बंधु विनोद नाम से इन्होंने एक हिंदी साहित्य का ग्रंथ भी लिखा है, जिसके जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। हिंदी नवरत्न 1910 में आया था और ये मिस्र बंधुओं का ग्रंथ है। शेखर एक जीवनी, ये एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में ये किसका मत है? तो ये डॉक्टर राम कमल राय। ठीक है, राम कमल राय जी शेखर एक जीवनी उपन्यास को हिंदी के 5 महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक मानते हैं। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष, इसके लेखक कौन है? तो ये रमेश चंद्र साहा। ठीक है, रमेश चंद्र साहा का है आलोचना का पक्ष, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह है। आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रा नंदन पंत नामक एक ग्रंथ लिखा था। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार की ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सारी कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? हरिशंकर परसाई के द्वारा। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार की ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सारी कहानियां हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई हैं। आगे चलते हैं भाई, बोलते बोलते थोड़ा सा मुंह दुखने लग जाता है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? तो ये है बड़े भाई साहब। ठीक है, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? यानी कि पहले इनका नाम धनपत राय था और धनपत राय का बाद में प्रेमचंद नाम किसने दिया था? इनके जब सोजे वतन जब्त कर ली गई थी, पहले उर्दू में रचनाएं करते थे और जब इनकी जब्त कर ली गई तो इन्होंने दूसरे नाम से लिखना शुरू कर दिया। उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे, मूल नाम इनका धनपत राय था जो इनके पिताजी ने इन्हें दिया था, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और लेकिन बाद में मुंशी दयाराम ने इन्हें सुझाव दिया कि तुम हिंदी में लिखना शुरू करो और प्रेमचंद नाम से लिखो। ठीक है, ये नाम इन्होंने इनको दिया था। नीलम देश की राजकन्या, ये किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। ठीक है, नीलम देश की राजकन्या, ये कहानी है किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इंसा अल्लाह खान के द्वारा। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो ईदगाह कहानी में है, जो कि 1933 में शायद ये प्रकाशित 33 में हुई थी। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, मुझे ठीक से शायद याद नहीं है। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो ये ईदगाह कहानी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? तो ये है शिव मूर्ति। ठीक है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है कसाई बाड़ा। कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? कसाई बाड़ा किसने लिखी है? तो ये शिव जी ने लिखी है। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वह झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये है कमलेश्वर जी का। ठीक है, कमलेश्वर जी नारी के सम्मान में ये वाली बातें हैं जो बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो यह परिंदे 1960 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सारी कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की ये कहानियां हैं। आगे चलते हैं। एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब जो कि 1968 में आया था। ठीक है, ये सैलाब कब आया था? मन्नू भंडारी के जीवन में सैलाब कब आया था? 1968 ईस्वी में। रुकोगी नहीं राधिका, इस उपन्यास के लेखिका कौन है? तो ये है उषा प्रियमवदा। ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका, उषा, उषा राधिका की क्या है? सहेली है और वो उससे कह रही है कि क्या तुम मेरे लिए नहीं रुकोगी राधिका। इनके अन्य उपन्यास हैं यहाँ पर 55 खंबे लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतरवसी, भय भय कबीर उदास। ठीक है, 55 खंबे लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतरवसी और भय कबीर उदास, ये उषा प्रेमवदा जी के उपन्यास हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मृदुला गर्ग को अपने किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो मिलजुल मन 1931 ईस्वी में। ठीक है, मिलजुल मन
मृदुला गर्ग का उपन्यास है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी ने डाली थी। बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डगों में नाप लिया। ये कथन किस उपन्यासकार का है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठीक है, बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डगों में नाप लिया। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार क्या हैं? तो ये हैं अंग्रेजी उपन्यास। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार क्या हैं? अंग्रेजी उपन्यास हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथावस्तु का आधार क्या है? तो ये महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। ठीक है, डॉक्टर काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित जो उपन्यास है उपसंहार, उपसंहार किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर काशीनाथ सिंह के द्वारा। और इसका मेन आधार है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जो जीवन है वो उपसंहार में दिखाया गया है। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? तो ये है विवेकी राय। ठीक है, मनबोध मास्टर की डायरी किसने चुराई? विवेकी राय ने अपने विवेक से। गुलाम मंडी उपन्यास के लेखिका कौन है? तो निर्मला भूराड़िया। ठीक है, गुलाम मंडी उपन्यास किसका है? निर्मला भूराड़िया। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है? तो ये रंगभूमि। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित है। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, बया का घोंसला किसने देखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने देखा। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना नामक जो उपन्यास है वो किसका है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, वीरांगना नामक उपन्यास किसका है? राम नरेश त्रिपाठी। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की है? तो ये की है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न, श्यामा सरोजनी श्यामा स्वप्न ये जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? तो ये है ठाकुर जगमोहन सिंह की। ठीक है, ये विवाहित होते हुए भी इन्होंने श्यामा नाम की एक जो लड़की थी उससे प्रेम किया और उन्हीं के नाम पर इन्होंने 3-4 उपन्यास भी लिख डाले थे। सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस की एयारी, खूनी कौन, ये सारे के सारे उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये जासूसी उपन्यास हैं, है ना, जासूस के नाम से ही है। तो ये है गोपाल राम गेहमरी। ठीक है, सरकटी लाश किसने देखी? गोपाल राम ने देखी। जासूस की भूल किसने पकड़ी? गोपाल राम ने। ऐसे आप याद रख लेना इनको। आगे चलते हैं। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? तो यह शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा माना जाता है? शुक्ल युग। आगे चलते हैं। भूत के पांव, ये किसकी व्यंग्य रचना है? तो हरिशंकर परसाई जी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सांडिल्य भक्ति सूत्र नामक रचना का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? ये किया है भक्ति सूत्र वैजंती। ठीक है, भक्ति सूत्र वैजंती नाम से किया है सांडिल्य भक्ति सूत्र नामक रचना का अनुवाद। बद्री नारायण प्रेमघन की संपूर्ण रचनाओं का संकलन किस नाम से हुआ है? तो प्रेमघन सर्वस्व 1939 ईस्वी में। ठीक है, बद्री नारायण प्रेमघन का जो जन्म है वो 1855 में हुआ था। भारतेंदु से 5 साल ये छोटे हैं और इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन है प्रेमघन सर्वस्व नाम से। एक जीर्ण जनपद, हार्दिक, हर्षादर्श, ये भी इनकी अच्छी कहानियाँ मतलब रचनाएं हैं। बद्री नारायण प्रेमघन ने भारतेंदु जी के देहावसान के समय कौन सी रचना लिखी थी? 1885 में उनका देहावसान हुआ था और शोका अश्रु बिंदु। ठीक है, शोका अश्रु बिंदु नाम से इन्होंने ये रचना है जो लिखी थी। प्रेमघन ने मिर्जापुर से किस नाम से मासिका पत्रिका निकाली थी? तो आनंद कादम्बिनी नाम से 1881 में। ठीक है, प्रेमघन ने मिर्जापुर से पत्रिका निकाली थी आनंद कादम्बिनी। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी व्यंग्य परक रचनाओं के लिए किस उपनाम से रचनाएं लिखते थे? तरंगी उपनाम से लिखते थे। ठीक है, व्यंग्य परक रचनाओं के लिए तरंगी नाम का उपयोग करते थे और राष्ट्रीय भक्ति की रचनाओं के लिए ये सनेही नाम का उपयोग, त्रिशूल नाम का उपयोग है जो करते थे।
ठीक है। त्रिशूल, त्रिशूल भी इन्हीं का नाम है। और ये राष्ट्रीय भक्ति की जो रचनाएं होती थी राष्ट्रीय, उनको लिए त्रिशूल उपनाम का प्रयोग करते थे। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्तियां भी गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस टाइम पर लोगों ने बहुत कुछ लोगों को जगाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। किसान, शकुंतला, पंचवटी, शक्ति, रंग में भंग, विकट भट्ट, जयद्रथ वध, पृथ्वी पुत्र, द्वापर, झंकार, यशोधरा, ये सारी काव्य कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई हैं। इनको आप अच्छे से याद रख लेना। आगे चलते हैं, मैथिली शरण की कौन सी रचनाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो ये हैं दो रचनाएं हैं इनकी जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यशोधरा 1933 ईस्वी में लिखी थी और अनग 1925 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, ये दोनों रचनाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर, ये सारी उपाधियां किसको दी गई हैं? तो नाथूराम शर्मा शंकर को दी गई हैं। ठीक है, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर। गर्भरंडा रहस्य इनका एक बहुत ही अच्छा जो है रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया है? तो ये किया है आखिरी कलाम में। और इन्होंने बाबर की प्रशंसा भी की है। किसकी? बाबर की इन्होंने प्रशंसा भी की है अपने इसी ग्रंथ में, ये भी ध्यान रखना है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हित हरिवंश। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हित हरिवंश हैं। अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? सिक्खा। ठीक है, शिक्षा को अभट्ट में क्या बोलते हैं? सिक्खा बोलते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। कुमारपाल चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये है हेमचंद्र। ठीक है, कुमारपाल चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये हेमचंद्र हैं। आगे चलते हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जी हैं। 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेम सागर लल्लू लाल जी का है और ये फोर्ट विलियम जो कॉलेज था उसमें आचार्य थे। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य किसने कहा है? डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने। ठीक है, पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर शंभूनाथ सिंह है। पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक है? यहाँ पर सारे ही प्रतीक है जो मैंने रखे हैं। पद्मावत में जो हीरामन तोता है ये गुरु का प्रतीक है। किसका है? गुरु का प्रतीक है जो कि शिक्षा देता है। पात्र और प्रतीक यहाँ पे आप देख सकते हैं। 14 भुवन ये मानव पिंड का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है ना, चित्तौड़ में जो रहता है, चित्तौड़ का राजा था ये। मन है। सिंगलदीप हृदय है। हृदय, हृदय में कौन है रहती है? मतलब पद्मावती। ठीक है, सिंगलदीप की राजकुमारी थी कौन? पद्मावती। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है और नागमती भोग विलास या फिर संसार का प्रतीक है। ठीक है, संसार का या भोग विलास का प्रतीक है कौन? नागमती। तो ये सारे प्रतीक आप याद रख लेना। आगे चलते हैं, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो रसलीन की रचना है। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना सभी बच्चे। और लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर अब मिलने चाहिए, हर वीडियो पर आने चाहिए। कम से कम आप इतने सारे बच्चे देते हो लेकिन लाइक मुश्किल से 10-5 बच्चे हैं जो उनको जो करते हैं, जिनको अच्छा लगता है, जिनको ट्रस्ट है ना। जानता तो पर्सनली कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी है जो बच्चे दिल से जुड़े होते हैं। विरंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? तो ये नीति है। विरंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नीति है। रीति मुक्त कवियों की विशेषता क्या है? रीति मुक्त जो कवि थे घनानंद आलम बोधा ठाकुर, इन सब की विशेषता क्या थी? स्वच्छंदतावादी होना, आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक होना, सांकेतिक और व्यंजना प्रधान, कल्पना और असाधारणता की प्रचुरता, भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान इनमें कम था। ठीक है, रीति मुक्त कवियों की विशेषताएं रही हैं। रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो ये घनश्याम था। ठीक है, जिन्होंने वीर रस में रचनाएं लिखी थी रीतिकाल के अंदर भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो ये है भारतेंदु युग।
भारतेंदु युग में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु युग के जो कवि हैं उनकी दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, मतलब वो अच्छी व्याकरण नहीं लिखते थे। भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। वैसे कवि तो इनमें इनके अलावा और भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास। ठीक है, ये सारे के सारे भारतेंदु मंडल में आ जाते हैं। आगे चलते हैं। गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है श्रीधर पाठक ने। ठीक है, श्रीधर पाठक ने कई अंग्रेजी रचनाओं का अनुवाद किया है, इनको याद रखना है। गोल्ड स्मिथ की रचना है ट्रेवलर। ठीक है, उसे किसने अनुवाद किया है? तो ये श्रीधर पाठक ने किया है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो। यूजीसी नेट के लिए बहुत अच्छा मैटर है और टीजीटी पीजीटी के लिए रिवीजन क्लास हमारी डेली चल रही है। ये क्लास हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैदेही वनवास चोखे चौपदे, वैदेही वनवास चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, रसिक रहस्य, कृष्ण शतक, मर्म स्पर्श, पारिजात, रस कलश, ये सारे के सारे ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की सारे रचनाएं हैं, इनको याद रखना है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने दी है। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है? तो ये दिया है ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा को इन्होंने कविता, मतलब पहले जो कविताएं थी भारतेंदु युग तक वो ब्रज भाषा में हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर महावीर जी ने इनका स्थान किसको दे दिया? ब्रज भाषा का खड़ी बोली को। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यह प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, 1914 में लिखा था। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो ये मिलता है मैथिली शरण गुप्त में। ठीक है, भक्ति काल में जैसे सूरदास का सुंदर चित्रण मिलता है वैसा ही चल रहा वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? मैथिली शरण गुप्त में। साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो ये हैं 12 सर्ग। गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद कृत प्रलय की छाया, प्रलय की छाया रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है और इसकी विषय वस्तु के केंद्र में है रानी कमलावती का पश्चाताप। हिमक्रीटनी, हिमक्रीटनी, हिम तरंगिनी, माता समर्पण, ये सारी कविताएं किसकी हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इसके रचनाकार कौन है? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किसका है? और एक इनकी रचना भी है झरना, जिससे जो छायावाद का सबसे पहले छायावादी जो रचना है वो झरना ही मानी जाती है, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम कल भी इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको किस तरह की, देखो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने बोल दिया कि मैम आप वन लाइनर लेके आओ, एक बच्चे ने बोल दिया मैम आप ऑब्जेक्टिव लेके आओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर बच्चे की इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ जो मैं आपको दे रही हूँ ना वो मटेरियल आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो आप इस क्लासेस से, इस सीरीज से ज़रूर जुड़ना। गद्य विधाओं का जो रिवीजन प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी अच्छी कंटेंट है जो मैंने वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, रिवीजन हम कंटिन्यूअस ऐसे ही करते रहेंगे डेली, हिंदी साहित्य का, साथ में व्याकरण काव्य शास्त्र मैं इसी में करवाती रहूँगी। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़ें इस क्लास से। और थोड़ी सी ये क्लास है, थोड़ी सी अब एक अच्छे और वे में आने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेसिंग है जो हमारी चल रही है, तो चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, है ना, आपके पास टाइम है तो 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जो ऐप है, मैंने ऐप बनवा लिया है, ऐप बन करके तैयार हो गया है। उसको आप शायद आज से ही प्लेलिस्ट से आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, वो मैं आपको ज़रूर दोबारा से अनाउंसमेंट कर दूँगी, बता दूँगी। और उसको आप करके वहाँ पर आपको सस्ते में बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब ये नहीं है कि सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा मटेरियल आपको वहाँ से मिल जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने नोट्स तैयार किए हैं यूजीसी नेट के लिए। पेपर फर्स्ट के भी मैं तैयार कर दूँगी बहुत जल्दी। आप बताना मुझे आपको अगर चाहिए तो।
और चलते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आपको बहुत अच्छा मटेरियल है जो मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।